स्वागत है आप लोग का परीक्षा वाली चैनल पे। जो ये स्वागत रहता है वो हमारे तरफ से भी रहता है और चैनल की तरफ से भी रहता है, तो दोनों के स्वागत को स्वीकार करिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट किन किन मामलों की सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट का केवल गठन मात्र से ही वो न्याय का कार्य नहीं करने लगेगा जब तक कि वो वास्तव में उस प्रकार का कार्य न करे जिससे कि न्याय हो। जब कार्य करेगा न्याय का तभी तो वो एक न्यायालय का दर्जा प्राप्त करेगा कि केवल जज की नियुक्ति कर दिया जाए, उनको वेतन भत्ता दिया जाए, इस प्रकार से वो न्यायालय का कार्य नहीं पूरा करेगा। तो इसकी अधिकारिता को हम लोग आज देखेंगे किन किन मामलों की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, क्या क्या उसके अधिकार क्षेत्र में रहता है। इसमें अधिकारिता में हम लोग को 5 चीजें पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक अभिलेखी न्यायालय होता है। ये हम लोग के संविधान के आर्टिकल 129 में ही इसका जिक्र कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है आगे प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता आर्टिकल 131 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर अपीलीय अधिकारिता, इसमें जो उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उनका अपील किया जाता है, उनके विरुद्ध इसमें आया जाता है जांच करने के लिए, तो ये अपीलीय अधिकारिता होती है। विशेष इजाजत से अपील, कुछ चीजों में विशेष इजाजत लेके सुप्रीम कोर्ट की उसमें अपील किया जाता है, इसके बारे में आर्टिकल 136 में दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक परामर्श दात्री अधिकारिता। परामर्शदात्री क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो किसी सर्वमान्य प्रश्न पे जो विधि द्वारा अंतर्वलित हो उस पे न्यायालय से राय मांगता है, तो उसके बारे में आर्टिकल 143 में दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग समझा जाएगा। तो आज हम लोग केवल अभिलेखी न्यायालय और प्रारंभिक अधिकारिता को पढ़ेंगे, फिर बाकी का 3 अगले क्लास में, क्योंकि एक क्लास में इसको रखना काफी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक एक करके पढ़ा जाएगा हम लोग और आसानी से समझा जाएगा। किसी अभिलेखी न्यायालय की जो शक्ति होती है वो भारत की सुप्रीम कोर्ट को वो शक्ति प्रदान की गई है। तो हम लोग इसमें अभिलेखी न्यायालय की शक्ति देखेंगे कि अभिलेखी न्यायालय में क्या क्या शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास या उस न्यायालय के पास रखती है जिसको अभिलेखी न्यायालय की शक्ति प्रदान की जाती है। तो अभिलेखी न्यायालय में क्या है कि जितने भी उसके न्याय निर्णय होंगे, जितने भी ये न्याय निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जितने भी निर्णय दिया जाएगा वो सब क्या होगा? लिखित होगा। वो लिखित होगा और इनको सुप्रीम कोर्ट इन सारे निर्णयों को प्रतिवर्ष सजो के रखेगी अच्छे से। अपने एक जो इतिहास क्या होता है कि बराबर जो पुरानी चीजें होती हैं उसको डायरी आदमी मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार से ये अपने सारे निर्णयों को बकायदे एक बुक बना के, प्रतिवर्ष का बुक बनाया जाता है, उसी प्रकार से रखती है। तो इसको सारे को सजो के रखेगी। तो इतनी शक्ति इसको प्राप्त होता है। इससे क्या होता है कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पे कोई निर्णय दे देता है तो उस निर्णय का सहारा अधीनस्थ न्यायालय ले सकते हैं कि ये मामला में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये था या निर्णय ये था, और उसी आधार पे वो अपना भी फैसला सुना सकते हैं। एक तरह से जो पुराने न्याय निर्णय होते हैं वो भी एक लॉ के भांति ही काम करते हैं। तो इनका बहुत ही आवश्यकता होती है।
कि आगे के डिसीजन जो है वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। अभिलेखीय न्यायालय में एक चीज ये शामिल होता है और दूसरा शामिल क्या होता है कि न्यायालय का अवमान। अवमान, न्यायालय के अवमान में क्या होता है कि इसी के अंतर्गत दूसरी इसकी जो शक्ति होती है वो होती है कि जो अपने अवमान करेगा कोई न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको वो दंड दे सकती है। तो ये शक्ति भी आर्टिकल 129 के तहत रखा गया है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंटेम्प्ट एट कोर्ट। ठीक, तो ये भी दो प्रकार से होता है, समझते चलिएगा, बहुत कुछ है नहीं इसमें। एक होता है सिविल, एक होता है दांडिक। सिविल में क्या होता है कि सिविल में यदि कोई डिग्री है या कोई उसका आदेश है, उसकी कोई अवहेलना करता है तो उसे सिविल अवमानना बोला जाएगा। यानी जो इधर से आदेश दिया गया है, न्याय निर्णय दिया गया है या डिग्री पारित की गई है, उसके आदेश को नहीं मानता है, जो उस आदेश के अनुसार किया जाना है, तो वो व्यक्ति के विरुद्ध सिविल दंड दिया जाएगा उसको। ठीक, दंडिक में क्या होता है, दांडिक में ये होगा कि वो अपने तरफ से सुप्रीम कोर्ट की निंदा करता है या उसके कार्रवाई में बाधा पहुंचाता है, अपने कृत्यों द्वारा, मुख द्वारा, लिखित द्वारा, कैसे भी वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट की निंदा करेगा और कार्यवाही में बाधा डालेगा। तो इतने ये दंडिक अपराध के अंतर्गत आएगा। ये जो न्याय निर्णय को नहीं मानेगा वो सिविल अपराध के अंतर्गत आएगा। तो इतना है, संविधान में तो इसका प्रावधान नहीं दिया गया है कि वो कितना दंड देगा। इसके लिए न्यायालय का अवमान अधिनियम 1971 बना हुआ है, इसी के अंतर्गत वो ये दंड को लागू करता है। ठीक, तो इतना हम लोग समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेखीय न्यायालय है, वो आर्टिकल 129 में दिया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारा न्याय निर्णय होगा वो लिखित होगा और उसको सजो के रखा जाएगा, क्योंकि वो भविष्य में आने वाले फैसलों में पे उसका सहारा लिया जा सके। ठीक, फिर दूसरा इसमें आता है कि न्यायालय का जो अवमानना होगा उसके लिए दंडित कर सकता है न्यायालय। ये न्यायालय के अवमान की जो शक्ति है वो एकदम अधीनस्थ न्यायालय तक भी प्राप्त है। आगे पढ़ा जाएगा हम लोग जब उन न्यायालयों को, तो उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा कि किस प्रकार से उसको शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो इतनी चीजें इसमें शामिल है। दूसरा था कि प्रारंभिक अधिकारी था। आर्टिकल 131 130 में क्या था, हम लोगों ने जाना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्थान होता है उसके बारे में आर्टिकल 130 में दिया गया है। हम लोग को एकदम सीक्वेंस में लेके चलना है कि कॉन्सेप्ट हम लोग का एकदम क्लियर रहे। जो आर्टिकल 124 है और 147 के बीच में जो है वो पूरी आर्टिकल आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, बहुत उसमें रटना नहीं पड़ेगा। यदि रटेंगे कोई ट्रिक लगा के तो वो तो रटते जाएंगे भूलते जाएंगे, रटते जाएंगे भूलते जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग एक बार उसके बेस को समझ लेते हैं कि हम प्रश्न को अनुमान लगा के भी सही कर सकते हैं। ठीक, ज्यादातर छोटे छोटे एग्जामों में भी सीधे पूछ देता है कि जो प्रारंभिक अधिकारिता है उसकी आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 131 आप जाने रहेंगे। आप इतना जानेंगे कि प्रारंभिक अधिकारिता होता क्या है, तब तो बहुत प्रेम से इसको किया जा सकता है। तो प्रारंभिक अधिकारिता क्या होता है कि किन किन मामलों में आप सीधे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी इन मामलों में जो मैं आधार बताने वाला हूं आपको, उन आधारों पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, नहीं तो बाकी के मामलों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको अधीनस्थ न्यायालय में जाना पड़ेगा सामान्य मामलों में, उसके बाद फिर उसके हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद ही इसमें आ पाएंगे। वो भी बहुत आसानी से नहीं आ पाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक, तो जो प्रारंभिक अधिकारिता होती है वो किन किन मामलों में होती है,
इतना आप लोग समझ गए। तो वो आधार हम लोग देख लेते हैं कि किन किन मामलों में सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक, केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए, मतलब हमारा जो संघीय व्यवस्था है उसमें एक केंद्र होता है और भिन्न भिन्न राज्य हैं। उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है, मध्य प्रदेश एक अलग राज्य है, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है, तमिलनाडु एक अलग राज्य है, अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य है। तो इन सभी राज्यों में एक एक विधानमंडल है, एक एक मुख्यमंत्री होता है, एक एक राज्यपाल होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो उनके भी शक्तियां होती है और उसी क्षेत्र में जो हम लोग का केंद्र मिलके है उसकी भी शक्ति उसी क्षेत्र पे होती है, क्योंकि भाई एक देश में पहले राज्य भी रहेगा, एक देश भी रहेगा, ठीक, उसी प्लेस पे। तो दोनों को शक्तियां प्रदान की गई कि आप इस क्षेत्र तक इतना कार्य कर सकते हैं, केंद्र सरकार इतने स्तर तक कार्य कर सकता है और राज्य सरकार इतने स्तर तक कार्य कर सकता है। तो क्या होता है कि जहां दो लोग रहेंगे एक ही चीज पे, उसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन होना एक आम चीज है। तो केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई विवाद हो जाता है अधिकार क्षेत्र को लेके, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। या दूसरा है इसका कि एक तरफ केंद्र और कोई एक राज्य हो जाए और दूसरी तरफ कोई एक राज्य, ठीक। यानी एक तरफ क्या है कि उदाहरण स्वरूप समझते हैं कि केंद्र सरकार हो गई और उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ खड़ी है और पश्चिम बंगाल एक तरफ खड़ा है, ठीक। तो ऐसे विवाद पे भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये वही लोग जाएंगे भाई जो सरकार के वो हों, सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे वही उसमें ले जाते हैं मामले को। या तीसरा इसका है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि विवाद हो जाता है तो इस मामले में वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि ये विवाद केंद्र सरकार से ना होके कोई पड़ोसी राज्यों के बीच हो गया, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके बीच कोई विवाद हो गया। तो ऐसे मामलों में तीनों परिस्थितियों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये उनकी प्रारंभिक अधिकारिता होती है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो शुरुआती सीधे उसको सुनवाई करता है। लेकिन ऐसे विवाद जो है, जो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुए हैं, वो विवाद राजनीतिक नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये सरकार का विवाद होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। जैसे मोदी जी और ममता बनर्जी में जो व्यक्तिगत कटाक्ष होगा या कोई ऐसा विवाद होगा, वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें शामिल क्या किया जाएगा, जो एक विधि द्वारा केंद्र सरकार भी कार्य करती है और एक विधि द्वारा राज्य सरकार भी कार्य करती है, लेकिन दोनों में एक दूसरे का विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। राज्य में भी वही स्थिति है और ये राज्य और किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध नहीं लेके जा सकता। एक तरफ राज्य, एक तरफ व्यक्ति नहीं हो सकता। दोनों तरफ क्या रहेंगे, जो मैं ये प्रोफार्मा आधार दिया गया वही रहेंगे। यानी एक तरफ राज्य रहेगा, एक तरफ केंद्र, या दोनों तरफ राज्य रहेंगे। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। आर्टिकल 131 में ही कुछ अपवाद दिया गया है। अभी प्रारंभिक अधिकारिता में एक पार्ट और बचा हुआ है, अभी मैं एक पार्ट बता रहा हूं। इसके अपवाद कहाँ है, अपवाद में 131 का परंतुक है। पहला अपवाद इसका 131 क्या कहता है
कि कोई संविधाएं हैं या प्रसंविधाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो भी है, यदि वो संविधान लागू होने के पहले से की गई है और उसके जो उपबंध हैं वो वर्तमान परिस्थिति में भी चल रहे हैं, तो उनको वैधता प्रदान किया गया है, तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर होती हैं। कौन सी अधिकारिता से बाहर होती हैं? वो प्रारंभिक अधिकारिता से बाहर होती है, मतलब सीधे इसमें नहीं जाया जाता। ठीक। दूसरा है इसका 262, ये आर्टिकल है, समझते चलिएगा। 262 को हम लोग जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध पढ़ा जाएगा तो इसको और अच्छे से समझा जाएगा। अभी क्या समझना है कि यदि दो राज्यों के बीच नदी विवाद होता है, ऐसे मामलों के लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को इसकी प्रारंभिक अधिकारिता से बाहर रख सकती है। क्या समझे कि संसद विधि बना के, कोई ऐसा लॉ बना के वो ऐसा कह सकती है कि कोई नदी का जल विवाद है दो राज्यों के बीच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर है। कैसी अधिकारिता की बात हो रही है यहाँ पे? वो प्रारंभिक अधिकारिता की बात हो रही है। उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है। नदी विवाद, ठीक। जैसे आप लोग देखते होंगे कावेरी नदी जल विवाद, ये जो नदी विवाद है वो बराबर ये चीजें चर्चा में आती रहती हैं, क्योंकि एक नदी का है, उसका प्रवाह क्षेत्र कई राज्यों से होकर गुजरता है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब किसी राज्य के जहाँ से उद्गम स्थान है उसका नदी का और जिस दिशा में चल रही है, तो अंतिम राज्य तक पहुंचने से पहले ही आप बांध वगैरह बना दिए, तो नहर वगैरह बना दिए, तो आखिरी जो राज्य है उसके यहाँ पानी पहुंचने में दिक्कत हो जाएगा, या कम पहुंचे या एकदम न पहुंचे, या पहुंचे तो बाढ़ की स्थिति बना दे। तो इस प्रकार से निपटने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है और ये विवाद अमूमन चर्चा में रहता है। तीसरा क्या है? तीसरा है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या है कि यदि वित्त आयोग होता है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वित्त आयोग, अभी इतना जान लेते हैं कि वित्त आयोग एक ऐसी संस्था बनाई जाती है कि जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले सारा धन केंद्र सरकार के पास आता है, तो वो विभिन्न राज्यों को अलग अलग तरीके से धन की आवंटन करती है। तो ये जो सिफारिश देता है उसके आधार को चुनौती नहीं दिया जा सकता, यानी कि ये प्रारंभिक अधिकारिता के अधीन नहीं आ सकता। आप लोग को समझना वही है जितना मैं अभी बता रहा हूं। और आखिरी इसका अपवाद है 290। इसमें क्या है कि संघ और राज्यों के कतिपय खर्चे, मतलब जो कतिपय खर्चे, मतलब कि जो खर्चे होते हैं उनके समायोजन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो इस अधिकारिता से बाहर रहेगा। ये चीजों, ये सारे आधारों में जो अपवाद है, इसमें विवाद तो हो रहा है किसी राज्य, दो राज्यों के बीच हो रहा है, या तो केंद्र राज्य के बीच हो रहा है, लेकिन इनको प्रारंभिक अधिकारिता से बाहर रखा गया है। ठीक। तो इतने इसके अपवाद हैं। और दूसरा इसका है, एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि राज्यों, केंद्र राज्यों के बीच में विवाद प्रारंभिक अधिकारिता के अधीन आती है, और दूसरा है आर्टिकल 32। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से मूल अधिकार को जीवंत करने वाला आर्टिकल है।
इसके तहत यदि आपका मूल अधिकार का हनन करता है राज्य सरकार या कोई भी राज्य, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी वो प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हम लोग का मूल अधिकार ही है। आर्टिकल 32 इसी के अंतर्गत दे दिया गया है कि हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके अंतर्गत रिट भी फाइल कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, ये सब रिटें जारी किया जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें प्रारंभिक अधिकारिता में आती हैं। तो आज हम लोग केवल इतने पे ही समाप्त करेंगे। कल की क्लास में जो उसकी अपीलीय अधिकारिता है, विशेष इजाजत से जो मामले आते हैं उसके पास, वो और परामर्शदात्री अधिकारिता को पढ़ा जाएगा। फिर धीरे धीरे करके सीक्वेंस में इसको समाप्त किया जाएगा। ठीक, तो आज केवल इतना ही। ठीक है, तो धन्यवाद। बहुत कॉन्सेप्ट दिमाग ध्यान में रख के इसको समझिएगा, आसानी से समझ में आएगा, चीजें बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।